हम सब अक्सर भारत के नक्शे को देखते हैं, है ना? बिल्कुल, बहुत बार। तो वो बस कागज पर खींची हुई कुछ सीधी सादी लकीरें लगती हैं। लेकिन जरा एक स्थिति के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए कि भारत का एक छोटा सा जमीनी हिस्सा है जो पूरी तरह से बांग्लादेश के अंदर फंसा हुआ है। हाँ, और फिर उस भारतीय हिस्से के अंदर बांग्लादेश का एक और छोटा सा टुकड़ा है। एकदम सही। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उसके अंदर फिर से भारत का एक हिस्सा है। ये सुनने में तो किसी कंप्यूटर गेम के ग्लिच जैसा लगता है। या नक्शे बनाने वाले की कोई भयंकर गलती। लेकिन सच तो ये है कि आज से कुछ साल पहले तक ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की सच्चाई थी। और वो भी कोई आसान सच्चाई नहीं थी। मतलब इन छोटे छोटे द्वीपों जैसे जमीनी टुकड़ों को एनक्लेव या चितमल कहा जाता था। अच्छा। हाँ, और वहां ना तो पुलिस जा सकती थी, न कोई अस्पताल था, लोगों की कोई स्पष्ट नागरिकता तक नहीं थी। बाप रे, एक तरह का दुस्वप्न। बिल्कुल, ये एक ऐसा दुष्स्वप्न था जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की फाइलों में दशकों तक दबा रहा। और यही बात हमारी आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय है। आज हमारा मिशन ये समझना है कि भारत की भौगोलिक सीमाएं असल में काम कैसे करती हैं। सही कहा। हम गृह मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट और भारत के भौगोलिक विस्तार के दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और साथ ही भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, रैटक्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन के ऐतिहासिक दस्तावेज भी हमारे पास हैं। हमारा मकसद ये देखना है कि ये लकीरें जमीन पर कितनी उलझी हुई और कई बार हास्यास्पद रूप से जटिल होती हैं। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर हम गृह मंत्रालय के दस्तावेज देखें तो आंकड़ों का पैमाना ही काफी चौंकाने वाला है। सच में दिमाग सुन कर देने वाला है। मतलब हम 7 अलग-अलग देशों के साथ सीमाएं साझा करते हैं और हमारी कुल जमीनी सीमा 15,106 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। हाँ, जो 17 राज्यों के 92 जिलों से होकर गुजरती है। ये आंकड़ा अपने आप में एक महाद्वीप के बराबर है। बिल्कुल। 15,000 किलोमीटर का मतलब है कि आप यूरोप के एक छोर से शुरू करें और कई देशों को पार करते हुए दूसरे छोर तक पहुंच जाएं। और साथ ही हमारी 7,516 किलोमीटर की तटीय सीमा भी है, जिसमें 1197 द्वीप शामिल हैं। और पड़ोसियों की बात करें तो बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है, करीब 4,096 किलोमीटर। चीन के साथ 3,488 और पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर। सही कहा। फिर नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा है। अब ये सब देखकर ना मुझे एक बहुत बुनियादी उलझन होती है। हमारी सीमा कोई सपाट हाईवे तो है नहीं। इसमें लद्दाख के वो ग्लेशियर्स हैं जहां तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है। हाँ, और राजस्थान के धधकते रेगिस्तान भी हैं। बिल्कुल। और बंगाल की दलदली इलाके जहां नदियां रोज अपना रास्ता बदलती हैं। तो अगर हमारी सीमा में इतनी भयंकर विविधता है तो इसकी सुरक्षा कैसे होती है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मतलब कोई एक सेना या बल इन सभी अलग अलग तरह के खतरनाक हालात में कैसे काम कर सकता है? ट्रेनिंग तो बिल्कुल अलग होगी। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। कोई भी एक सुरक्षा बल इतनी विविधताओं वाली चुनौती को अकेले नहीं संभाल सकता। बर्फ में लड़ने की ट्रेनिंग और दलदल में गश्त करने की ट्रेनिंग दोनों बहुत अलग होती हैं। जाहिर सी बात है। इसीलिए भारत ने एक बहुत ही स्पष्ट रणनीतिक सिद्धांत अपनाया है। इसे वन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स या OBOBGF कहा जाता है। अच्छा, मतलब हर सीमा के लिए एक अलग विशेषज्ञ टीम। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो इसका मूल विचार यही है कि उस बल को तैनात किया जाए जिसकी ट्रेनिंग उस खास इलाके से मेल खाती हो। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर कौन होता है? देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा मुख्य रूप से मैदानी और दलदली इलाकों वाली है। वहां घुसपैठ और तस्करी का खतरा रहता है, इसलिए वहां सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को तैनात किया गया है। समझ गए। और चीन की सीमा पर? चीन की जो लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा है, वो हिमालय की बेहद दुर्गम और बर्फीली चोटियों से गुजरती है। वहां इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP तैनात है। अच्छा, क्योंकि उन्हें जमा देने वाली ठंड में काम करने की ट्रेनिंग मिली होती है। बिल्कुल सही। और जो सीमाएं अपेक्षाकृत शांत है, जैसे नेपाल और भूटान, वहां कौन होता है? वहां का माहौल अलग है। वहां मुख्य चुनौती सेनाओं के टकराव की नहीं, बल्कि अवैध गतिविधियों को रोकने की होती है। इसलिए वहां सशस्त्र सीमा बल या SSB को जिम्मेदारी दी गई है, जो शायद खुफिया जानकारी पर ज्यादा निर्भर करते हैं। हाँ,
और म्यांमार की सीमा जो घने जंगलों वाली है, उसे असम राइफल संभालती है क्योंकि उन्हें उस विशिष्ट आदिवासी इलाके की गहरी समझ है। ये रणनीतिक बंटवारा काफी समझ में आता है। लेकिन जब हम वर्तमान व्यवस्था से थोड़ा पीछे हटकर इतिहास की तरफ देखते हैं तो चीजें बहुत अजीब होने लगती हैं। आप किन सीमाओं की बात कर रही हैं? खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाएं। दस्तावेजों को पढ़ते हुए मैं बार बार इसी बात पर हैरान हो रही थी कि ये पूरी सीमा सिर्फ 5 हफ्तों में खींची गई थी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सिरिल राडक्लिफ का वो ऐतिहासिक फैसला 1947 में, जब ब्रिटिश शासन ने भारत छोड़ने की जल्दबाजी दिखाई थी। हाँ, और उन्होंने एक ऐसे ब्रिटिश वकील को सीमाएं तय करने का काम सौंपा जिसने पहले कभी भारत में कदम तक नहीं रखा था। यही बात सबसे चौंकाने वाली है। राडक्लिफ को यहाँ के भूगोल या संस्कृति का शून्य ज्ञान था। उसे दिल्ली के एक कमरे में बिठा दिया गया। समय की कमी थी, पुराने और गलत नक्शे थे, और उस व्यक्ति ने जो लकीरें खींची उन्होंने लाखों लोगों की नियति तय कर दी। देखिए, राडक्लिफ के पास थानों और जिलों को आधार बनाकर रेखाएं खींचने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन कागज पर लकीर खींचने और असल जमीन पर उसके गुजरने में बहुत बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल। दस्तावेजों में इसका एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण मिलता है। चटगांव पहाड़ी क्षेत्र, जिसे चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स कहा जाता है। हाँ, वहाँ की जनसंख्या की बहुत अलग थी। एकदम। वहाँ 97% आबादी गैर मुस्लिम थी, मुख्य रूप से चकमा और अन्य बौद्ध जनजातियां थीं। बंटवारे के तर्क के हिसाब से तो ये हिस्सा स्पष्ट रूप से भारत में आना चाहिए था, लेकिन इसे पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, उसे दे दिया गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इलाका चटगांव बंदरगाह के लिए एक बफर जोन का काम कर सकता था। मतलब 97% लोगों की पहचान से ज्यादा अहमियत एक बंदरगाह को दे दी गई। कूटनीति अक्सर ऐसे ही क्रूर फैसले लेती है, और जल्दबाजी का आलम यह था कि 15 अगस्त को कई जिलों के लोगों को पता ही नहीं था कि वे किस देश का हिस्सा हैं। मैंने पढ़ा कि बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद में ये असमंजस बहुत गहरा था। बिल्कुल। मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल था, लेकिन भारत में आया जबकि मालदा का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। कुछ दिनों तक तो इन इलाकों में गलत झंडे फहराए जाते रहे। बाप रे। और इसी जल्दबाजी ने जन्म दिया उस एन्क्लेव की समस्या को जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। एक देश के अंदर दूसरे देश के छोटे छोटे द्वीप। हाँ, दशकों तक ये समस्या बनी रही। फिर 2011 में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए, और 2015 में जाकर ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता यानी LBA पूरी तरह से लागू हो पाया। लेकिन यहाँ दस्तावेजों को देखकर मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठता है। पूछिए। अगर हम इस समझौते के आंकड़ों को देखें तो भारत ने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को दिए, जिनका क्षेत्रफल लगभग 17,160 एकड़ था। सही आंकड़ा है। और बदले में बांग्लादेश ने 51 एन्क्लेव भारत को दिए, जिनका क्षेत्रफल सिर्फ 7,110 एकड़ था। बिल्कुल। तो एक मिनट रुकिए, 17,000 एकड़ जमीन देकर सिर्फ 7,000 एकड़ जमीन वापस लेना, अगर इसे सीधे गणित के रूप में देखें तो भारत को 10,000 एकड़ का नुकसान हुआ। कागज पर देखने में ये भले ही एक बड़ा घाटा लगे, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक ऐतिहासिक सफलता के रूप में क्यों पेश किया जाता है? क्योंकि कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा में जमीन का महत्व सिर्फ एकड़ में नहीं नापा जाता। हमें डी ज्यूर यानी कागजी स्थिति और डी फैक्टो यानी जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को समझना होगा। अच्छा, कैसे? कागज पर भले ही वो 17,000 एकड़ जमीन भारत की थी, लेकिन वो जमीन पूरी तरह से बांग्लादेश की सीमा के बहुत अंदर थी। मतलब वहां हम कोई कंट्रोल नहीं रख सकते थे? बिल्कुल नहीं। आप वहां किसी भारतीय पुलिस या सेना को नहीं भेज सकते थे। वहां रहने वाले लोग दशकों तक स्टेटलेस थे। उनके पास कोई नागरिकता या सुविधाएं नहीं थी। वे बस कागज पर भारतीय थे। हाँ, तो इस समझौते के जरिए हमने उस जमीन को छोड़ा जिस पर हमारा कोई व्यवहारिक नियंत्रण था ही नहीं, और बदले में हमें एक साफ और सुरक्षित सीमा मिल गई। समझ गई। ये जमीन हारने का नहीं, बल्कि एक अमानवीय ऐतिहासिक गलती को सुधारने का कदम था। बिल्कुल सही। चलिए अब हम पूर्वी सीमा से थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। क्या हो अगर लकीर दशकों पहले खींच दी गई हो और दूसरी तरफ का देश ये मानने से ही इनकार कर दे कि वो लकीर वजूद में है? आप हमारी उत्तरी सीमा की बात कर रही हैं, यानी चीन के साथ। हाँ, जो हमारा सबसे बड़ा सिरदर्द है। आप मैकमोहन लाइन का जिक्र कर रही हैं। 1914 के शिमला समझौते में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच ये 890 किलोमीटर लंबी रेखा खींची गई थी। लेकिन चीन इसे नहीं मानता, है ना? बिल्कुल नहीं। जब 1949 में कम्युनिस्ट चीन का उदय हुआ
और 1950 में उन्होंने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने इस रेखा को अवैध घोषित कर दिया। और उनका तर्क क्या है? उनका तर्क ये है कि तिब्बत का ही एक संप्रभु राज्य था ही नहीं जो अंग्रेजों के साथ ऐसी कोई संधि कर सके। और चीन के इसी रवैये के कारण नक्शे पर एक खास जगह है जो मुझे किसी भी थ्रिलर फिल्म से ज्यादा डरावनी लगती है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। हाँ, मैं इसे एक विशाल पानी के टैंक के रूप में देखती हूँ। हमारा पूर्वोत्तर भारत एक विशाल टैंक है और उसे भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए महज एक पतली सी पाइप है जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच फंसी हुई है। और इसकी चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर है। कुछ जगहों पर तो ये सिकुड़कर सिर्फ 17 किलोमीटर रह जाता है। और इसके ठीक ऊपर चुंबी घाटी और वहीं डोकलाम भी है जहां अक्सर तनाव रहता है। यही बात मुझे हैरान करती है। इस चिकन नेक के एक तरफ हमारे पास चीन जैसा आक्रामक पड़ोसी है और दूसरी तरफ उसी संकरे रास्ते के पास नेपाल और भूटान है जिनके साथ हमारी सीमाएं बिल्कुल खुली हुई हैं। हाँ, कोई बाढ़ नहीं, कोई वीजा की जरूरत नहीं। भू राजनीति के लिहाज से ये बहुत अजीब लगता है कि जहां खतरा इतना ज्यादा है वहीं हमने अपनी सीमाएं पूरी तरह से खोल रखी हैं। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इन खुली सीमाओं के पीछे का इतिहास भी उसी चीनी तनाव से ही पैदा हुआ है। अच्छा, कैसे? 1950 में जब भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर हुए, तब नेपाल में राणा शासन था। चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हो चुकी थी और तिब्बत पर उनके कब्जे की सुगबुगाहट तेज थी। तो नेपाल को डर था? बिल्कुल, नेपाल के शासकों को डर था कि कम्युनिज्म की लहर उनके देश में भी आ सकती है। उन्हें एक सुरक्षा कवच की जरूरत थी। समझी। इसलिए भारत के साथ संधि करना उनके लिए एक रणनीतिक ढाल थी। एकदम सही। इस संधि ने दोनों देशों के नागरिकों को बिना वीजा यात्रा करने और व्यापार की छूट दी। 1949 की भारत-भूटान संधि का आधार भी कमोबेश ऐसा ही था। मतलब जिन खुली सीमाओं को आज हम दो देशों के बीच भरोसे का प्रतीक मानते हैं, उसकी बुनियाद में उस दौर का सबसे बड़ा रणनीतिक खौफ छिपा था। हाँ, हालांकि 1975 में जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ तो नेपाल ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक शांति क्षेत्र या जोन ऑफ पीस के रूप में पेश करने की कोशिश की, ताकि वो दोनों ताकतों के बीच तटस्थ रह सके। बिल्कुल। चलिए, अब हम बर्फीले पहाड़ों से निकलकर पूर्व की तरफ चलते हैं, म्यांमार सीमा की तरफ। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है। और हाल ही में यहाँ बहुत कुछ बदला है। हाँ, दस्तावेजों में एक बहुत बड़ा अपडेट है। फरवरी 2024 में भारत सरकार ने फ्री मूवमेंट रिजीम या FMR को रद्द कर दिया, जो 1950 से लागू था। सही कहा। इस व्यवस्था के तहत सीमा के दोनों तरफ रहने वाले आदिवासी बिना वीजा के 16 किलोमीटर तक एक दूसरे के देश में जा सकते थे। अब वहां बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपया का बजट मंजूर किया गया है। आसान लगता है, लेकिन जमीन पर यह एक इंजीनियरिंग का बुरा सपना है। म्यांमार सीमा का भूगोल बहुत अलग है। अच्छा, वहां किस तरह की चुनौतियां हैं? वहां पटकाई बूम जैसी पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई 6100 मीटर तक जाती है। बेहद घने जंगल हैं जहां मानसून में महीनों तक लगातार बारिश होती है। वहां मशीनें पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। समझ सकती हूँ। लेकिन पहाड़ और जंगल तो सिर्फ आधी समस्याएं हैं। असली चुनौती है वहां का सामाजिक और आर्थिक ताना बाना। इंसानी चुनौती? जी, नागा, कुकी और मिजो जैसी जनजातियां वहां सदियों से रहती हैं। जब रेखाएं खींची गईं तो उन्होंने पहाड़ों को तो बांट दिया, लेकिन लोगों के जीवन को नहीं बांट पाए। मतलब एक ही परिवार दोनों तरफ रहता है? हाँ, कई ऐसे गांव हैं जहां एक घर का दरवाजा भारत में खुलता है और उसका पिछवाड़ा म्यांमार में है। बाप रे, ये तो बहुत जटिल स्थिति है। जब आप वहां लोहे की बाड़ लगाते हैं तो आप सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं कर रहे होते, आप एक पूरे समुदाय की जीवन शैली को बीच से काट रहे होते हैं। तो फिर दशकों से चली आ रही इस खुली व्यवस्था को अचानक बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सुरक्षा का खतरा बहुत बढ़ गया था। इस भौगोलिक जुड़ाव का फायदा उठाकर हथियारों की तस्करी, ड्रग्स का व्यापार और विद्रोही गुटों का आना जाना बहुत आसान हो गया था। और यहीं पर वो नई तकनीक आती है जिसके बारे में रिपोर्ट बात करती है, हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम या HSS। बिल्कुल सही। इसे हाइब्रिड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये पुराने तरीके और नई तकनीक का मिश्रण है। 6000 मीटर ऊंची पहाड़ियों में आप हर जगह लोहे की बाड़ नहीं लगा सकते।
इसलिए HSS में बाढ़ के साथ साथ हाई रेजोल्यूशन कैमरे और थर्मल इमेजिंग सेंसर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, जो रात में शरीर की गर्मी से घुसपैठियों को पहचान लेते तो हैं। एकदम, और जहां भूगोल बाढ़ लगाने की इजाजत नहीं देता, वहां जमीन के अंदर सेंसर्स और रडार लगाए जाते हैं। मतलब जहां लोहे के तार नहीं पहुंच सकते, वहां डिजिटल सेंसर काम कर रहे हैं। हाँ, ये तकनीक उन अंधेरे कोनों को कवर करती है जहां इंसानी नजर नहीं पहुंच सकती। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम इन संधियों और इतिहास को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि सीमाएं सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं हैं, वो एक जीवित इकाई है। बहुत सही कहा आपने। चाहे वो 5 हफ्तों में जल्दबाजी में खींची गई रेडक्लिफ लाइन हो, एन्क्लेव का कूटनीतिक जाल हो, या म्यांमार के जंगलों में देश की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश हो। और श्रोताओं के लिए ये समझना जरूरी है कि जो सुरक्षा हम महसूस करते हैं वो इन सीमाओं पर दिन रात चल रहे प्रबंधन का नतीजा है। बिल्कुल। लेकिन इससे एक बहुत जरूरी और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। वो क्या? हम इंसान कागज पर रेखाएं खींचने में बहुत माहिर हैं। हाँ। लेकिन प्रकृति हमारी इन कागजी लकीरों को नहीं मानती। भूगोल लगातार बदल रहा है, नदियां अपना रास्ता बदल रही हैं, जलवायु परिवर्तन से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। सही बात है। तो सवाल यह है कि जब प्राकृतिक भूगोल ही स्थिर नहीं है, तो क्या नक्शे पर खींची गई कोई भी राजनीतिक रेखा हमेशा के लिए सटीक रह सकती है? भविष्य में दुनिया के देश अपनी सीमाओं को नए सिरे से कैसे परिभाषित करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान भले ही लकीरें खींच लें, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा प्रकृति का ही होता है। आज की हमारी इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और नक्शों के पार की दुनिया को देखना जारी रखिए।